साल 1677। पूरा हिंदुस्तान एक नाम से कांप रहा था। औरंगजेब, दिल्ली का वो बादशाह जिसकी सेना उत्तर से दक्षिण तक अपना साम्राज्य फैलाती जा रही थी। एक एक करके राज्य झुकते जा रहे थे, कुछ डरकर, कुछ हारकर और कुछ सिर्फ जीवित रहने के लिए। लेकिन भारत के पूर्व में, ब्रह्मपुत्र की घाटियों के बीच, एक भूमि अब भी स्वतंत्र थी। असम। घने जंगल, तेज बहती नदियां और पहाड़ों से घिरी वो धरती जहां आज भी लोग तलवार से पहले स्वाभिमान को महत्व देते थे। लेकिन अब मुगल साम्राज्य की नजर उस धरती पर पड़ चुकी थी। औरंगजेब चाहता था कि पूरा पूर्वोत्तर उसके अधीन हो जाए। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को भेजा। विशाल सेना, युद्धपोत, हजारों सैनिक और सिर्फ एक आदेश, असम को झुका दो। धीरे धीरे मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। गांव जलने लगे, लोगों में डर फैलने लगा और उसी डर के बीच अहोम साम्राज्य के दरबार में एक नाम बार बार लिया जा रहा था। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ तलवार नहीं, रणनीति से भी युद्ध लड़ता था, जिसकी आंखों में ब्रह्मपुत्र जैसी गहराई थी और भीतर आग। उसका नाम था लाचित बरफुकन। और शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि बहुत जल्द वो सिर्फ असम का नहीं, पूरे भारत के इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। अध्याय 1। जब असम ने अपना रक्षक चुना। असम, जहां सुबह की पहली किरण ब्रह्मपुत्र की लहरों पर उतरती थी, जहां जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे जमीन तक पहुंचती थी। और उसी धरती पर एक बालक बड़ा हो रहा था, लाचित बरफुकन। उसका जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। उसके पिता अहोम साम्राज्य के एक सम्मानित सेनापति थे। बचपन से ही लाचित ने युद्ध की कहानियां सुनी थीं, तलवारों की चमक देखी थी और सबसे महत्वपूर्ण, उसने सीखा था कि राज्य सिर्फ जमीन नहीं होता, राज्य लोगों की आत्मा होता है। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। बाकी बच्चों की तरह उसे खेलों में रुचि नहीं थी। उसे घोड़ों की चाल पसंद थी, नदी की दिशा समझना पसंद था और सबसे ज्यादा उसे युद्ध की रणनीतियां आकर्षित करती थीं। कहा जाता है किशोरावस्था में ही वो नक्शों पर घंटों बैठा रहता था। पहाड़, नदियां, घाटियां, वो हर रास्ते को याद करता, मानो एक दिन उसे पूरी धरती को युद्धभूमि बनाना हो। लेकिन समय बदल रहा था। दिल्ली में औरंगजेब धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैला रहा था। मुगल सेना अब पूर्व की ओर बढ़ रही थी और असम उनकी अगली मंजिल बन चुका था। दरबारों में चिंता थी। कुछ लोग कहते मुगलों से टकराना मृत्यु को बुलाना है, कुछ कहते उनकी सेना बहुत विशाल है। लेकिन लाचित शांत रहता। वो सिर्फ सुनता और भीतर ही भीतर कुछ सोचता रहता। एक दिन अहोम दरबार में गंभीर सभा बुलाई गई। कमरे में तनाव था। सैनिक, मंत्री और सेनापति सब उपस्थित थे। खबर आ चुकी थी, मुगल सेना असम की सीमा की ओर बढ़ रही है। कुछ क्षणों तक पूरा दरबार मौन रहा। फिर राजा ने धीमी आवाज में पूछा, कौन है जो इस तूफान को रोक सकता है? कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई जानता था यह युद्ध साधारण नहीं होगा। यह युद्ध अस्तित्व का युद्ध था। तभी एक आवाज गूंजी, मैं लड़ूंगा। सबकी नजरें एक साथ मुड़ी। लाचित आगे बढ़ चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ संकल्प था। उसने कहा, जब तक ब्रह्मपुत्र बह रही है, असम नहीं झुकेगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उन शब्दों में पूरे साम्राज्य की आत्मा बोल रही थी। और उसी दिन लाचित बरफुकन को अहोम सेना का सेनापति बना दिया गया। लेकिन वो जानता था कि केवल साहस से युद्ध नहीं जीते जाते। मुगलों के पास विशाल सेना थी, हजारों सैनिक, घोड़े, तोपें, युद्धपोत। अगर सीधे युद्ध हुआ तो असम के लिए बचना कठिन था। इसीलिए लाचित ने कुछ अलग सोचा। उसने ब्रह्मपुत्र को देखा, उसकी गहरी लहरों को, उसके तेज बहाव को, और फिर धीरे से कहा, यही हमारी सबसे बड़ी सेना है। धीरे धीरे उसने अपनी योजना बनानी शुरू की। नदी के रास्ते बंद किए गए, छोटे छोटे युद्धपोत तैयार होने लगे। जंगलों में छिपे सैनिक अब गुप्त अभ्यास कर रहे थे। हर गांव, हर नाव अब युद्ध का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन
हर संघर्ष में विश्वासघात भी जन्म लेता है। एक रात लाचित को खबर मिली कि कुछ अधिकारी डरकर मुगलों से गुप्त संपर्क कर रहे हैं। उसके चेहरे पर पहली बार क्रोध दिखाई दिया, क्योंकि उसके लिए विश्वासघात मृत्यु से भी बड़ा अपराध था। और फिर वो रात आई जिसने पूरे असम को हिला दिया। किले की दीवार का निर्माण चल रहा था, लेकिन काम धीमा था। लाचित ने निरीक्षण किया और उसे पता चला कि उसका अपना मामा कर्तव्य में लापरवाही कर रहा है। कुछ क्षणों तक वो शांत खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में आग उतर आई। उसने तलवार निकाली और अगले ही पल उसका मामा जमीन पर गिर चुका था। पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। लाचित ने गूंजती आवाज में कहा, देश से बड़ा कोई नहीं, यहां तक कि मेरा अपना परिवार भी नहीं। उस रात सैनिकों ने पहली बार समझा कि उनका सेनापति सिर्फ योद्धा नहीं, एक ऐसा व्यक्ति है जो असम के लिए सब कुछ बलिदान कर सकता है। धीरे धीरे उसकी सेना बदलने लगी। अब उनमें डर कम था और जुनून ज्यादा, क्योंकि जब नेता अपनों पर भी कठोर हो तो सेना मृत्यु से भी नहीं डरती। लेकिन उधर मुगल सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। ब्रह्मपुत्र के किनारे अब युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी, और बहुत जल्द पूरा असम इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों में से एक का गवाह बनने वाला था। अध्याय 2, ब्रह्मपुत्र पर मंडराता तूफान। साल 1671। ब्रह्मपुत्र की लहरें उस दिन अजीब तरह से बेचैन थीं, मानो नदी खुद आने वाले युद्ध को महसूस कर रही हो। आसमान पर काले बादल थे, हवा भारी थी, और असम की धरती पर एक ऐसा संघर्ष जन्म लेने वाला था जो इतिहास बदल देता। सराय घाट का युद्ध। मुगल सेना धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र की ओर बढ़ रही थी। हजारों सैनिक, विशाल युद्धपोत, घोड़े, तोपें, और उनके चेहरों पर विजय का अहंकार, क्योंकि उन्हें लगता था कि असम को हराना आसान होगा। लेकिन वो एक बात नहीं जानते थे कि इस युद्ध भूमि का हर मोड़, हर नदी, हर जंगल अब लाचित का हथियार बन चुका था। लाचित बरफुकन लगातार अपनी सेना तैयार कर रहा था। दिन रात रणनीतियां बन रही थीं। नावों को युद्धपोतों में बदला जा रहा था, तीरंदाजों को नदी युद्ध का अभ्यास कराया जा रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के भीतर स्वतंत्रता की आग जलाई जा रही थी। एक रात लाचित अकेला ब्रह्मपुत्र के किनारे खड़ा था। नदी की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। उसके पीछे हजारों सैनिक सो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि वो जानता था अगर ये युद्ध हार गए तो असम हमेशा के लिए बदल जाएगा। तभी उसका एक विश्वसनीय सैनिक उसके पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, सेनापति, मुगल सेना संख्या में हमसे कई गुना बड़ी है। कुछ क्षणों तक लाचित शांत रहा, फिर उसने नदी की ओर देखते हुए कहा, युद्ध संख्या से नहीं, साहस से जीते जाते हैं। उसकी आवाज में अजीब शांति थी, मानो वो पहले ही परिणाम जानता हो। धीरे धीरे मुगल सेना सरायघाट के करीब पहुंचने लगी, और फिर पहली टक्कर हुई। असम के छोटे युद्धपोत अचानक अंधेरे से निकले। तीरों की बारिश शुरू हो गई। मुगल सैनिक घबरा गए, कुछ पानी में गिर पड़े, कुछ नावें आपस में टकरा गईं, और अगले ही पल असम के योद्धा फिर अंधेरे में गायब हो गए। ये साधारण युद्ध नहीं था, ये छाया का युद्ध था, जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता था, लेकिन मौत हर तरफ मौजूद थी। धीरे धीरे मुगल सेना परेशान होने लगी। उनकी विशाल ताकत ब्रह्मपुत्र की तेज धाराओं में बिखर रही थी, क्योंकि यहां मैदानों वाले युद्ध के नियम काम नहीं कर रहे थे। यहां नदी खुद एक योद्धा बन चुकी थी। लेकिन समस्या सिर्फ बाहर नहीं थी, अंदर भी थी। लगातार युद्ध, यौन तनाव, निजोरजन, थकान अब लाचित के शरीर पर असर डालने लगे थे। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ चुका था। बुखार इतना तेज था कि कई बार खड़ा होना भी कठिन हो जाता। दरबार के कुछ लोग फुसफुसाने लगे, शायद अब युद्ध रोक देना चाहिए, शायद संधि ही बेहतर है। लेकिन जब ये बातें लाचित तक पहुंची तो उसकी आंखों में फिर आग जल उठी। उसने कमजोर शरीर के बावजूद तुरंत सभा बुलाई। कमरे में सन्नाटा था। लाचित मुश्किल से खड़ा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी मजबूत थी। उसने कहा, अगर मैं बिस्तर पर पड़ा रहूं और असम गुलाम हो जाए तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है।
कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस क्षण वो सिर्फ सेनापति नहीं लग रहा था, वो पूरे असम की आत्मा बन चुका था। धीरे धीरे युद्ध और भी भयानक होने लगा। रात में आग के तीर आसमान चीरते, दिन में नदी खून से लाल हो जाती। घोड़ों की चीखें, तलवारों की टक्कर और डूबते सैनिकों की आवाजें। पूरा ब्रह्मपुत्र मानो युद्ध में बदल चुका था। लेकिन मुगल सेना अब भी विशाल थी और निर्णायक युद्ध अब भी बाकी था। एक रात असम के कुछ सैनिक डर गए। उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया, क्योंकि सामने मुगलों की विशाल नौसेना दिखाई दे रही थी। तभी दूर से एक नाव तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दी। सैनिकों ने देखा, उस नाव में खुद लाचित खड़ा था। बीमार शरीर, कमजोर सांसें, लेकिन आंखों में बिजली जैसी आग। उसने तलवार उठाकर चीखा, देश पहले, जीवन बाद में। उसकी आवाज पूरे ब्रह्मपुत्र में गूंज उठी और उसी क्षण डर गायब हो गया। सैनिकों की आंखों में फिर आग लौट आई, क्योंकि जब उनका सेनापति मृत्यु के सामने खड़ा हो सकता है तो वो पीछे कैसे हटते। और फिर असम की नावें तूफान की तरह आगे बढ़ीं। ब्रह्मपुत्र अब शांत नदी नहीं रही थी, अब वो मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। अध्याय 3, सरायघाट। जहां साम्राज्य रुक गया, सुबह का सूरज धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र के ऊपर उठ रहा था। लेकिन उस दिन नदी पर शांति नहीं थी। हर तरफ युद्ध की गंध थी। मुगल सेना अब अंतिम आक्रमण की तैयारी कर चुकी थी। विशाल युद्धपोत, लोहे की तोपें, हजारों सैनिक, और उनके चेहरों पर अहंकार, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आज असम टूट जाएगा। लेकिन उधर असम के शिविर में अलग ही वातावरण था। कुछ सैनिक घायल थे, कुछ थक चुके थे और कुछ मृत्यु के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि वो जानते थे आज का दिन सिर्फ युद्ध नहीं, असम का भविष्य तय करेगा। लाचित बरफुकन अब भी बीमार था। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। बुखार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। उस सुबह वो धीरे धीरे शिविर से बाहर निकला। सैनिक उसे देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि मुश्किल से खड़ा हो पाने वाला व्यक्ति आज फिर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। एक सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सेनापति, आपको आराम करना चाहिए। लाचित हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, जिस दिन सेनापति बिस्तर चुन ले, उस दिन सैनिकों का साहस मर जाता है। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उन शब्दों में पूरा असम बोल रहा था। धीरे धीरे असम की सेना युद्धपोतों पर सवार होने लगी। नदी की लहरें तेज हो चुकी थीं, हवा में नमी थी और आसमान मानो खुद युद्ध देखने रुक गया हो। फिर नगाड़े गूंज उठे और अगले ही पल मुगल सेना आगे बढ़ी। तोपों की आवाज से पूरा ब्रह्मपुत्र कांप उठा। पानी आसमान तक उछलने लगा। कुछ नावें टूट गईं, कुछ सैनिक नदी में गिर पड़े। लेकिन असम की सेना अब भी आगे बढ़ रही थी। तीरों की बारिश शुरू हो गई। आग के गोले पानी पर गिरते ही धुएं में बदल रहे थे। घोड़ों की चीखें, तलवारों की टक्कर और डूबते सैनिकों की आवाजें, पूरा युद्ध क्षेत्र नरक बन चुका था। मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे असम के कुछ सैनिक पीछे हटने लगे, क्योंकि सामने मृत्यु खड़ी थी। तभी एक नाव सबसे आगे निकलती दिखाई दी। सैनिकों ने देखा, वो लाचित था। कमजोर शरीर, तेज बुखार, लेकिन हाथ में तलवार और आंखों में तूफान। उसने अपनी नाव सीधे दुश्मन की ओर मोड़ दी और गूंजती आवाज में चिल्लाया, ब्रह्मपुत्र बहती रहेगी, लेकिन अगर आज हम हार गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। उसकी आवाज युद्ध के शोर को चीरती हुई हर सैनिक के भीतर उतर गई। और अचानक असम की सेना बदल गई। जो सैनिक पीछे हट रहे थे, अब फिर आगे बढ़ने लगे। नावें बिजली की तरह दौड़ने लगीं। तीर, भाले, तलवारें, हर तरफ मौत बरस रही थी। लाचित खुद सबसे आगे लड़ रहा था। उसकी तलवार जहां चलती, वहां दुश्मन गिर पड़ते। एक मुगल सेनापति चीखा, उसे रोको! लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि डर मुगल सेना के भीतर प्रवेश कर चुका था। धीरे धीरे उनकी पंक्तियां टूटने लगीं। कुछ नावें पलट गईं, कुछ सैनिक नदी में कूद पड़े।
और कुछ भागने लगे। ब्रह्मपुत्र अब शांत नहीं थी। उसकी लहरें मुगल साम्राज्य के टूटते अहंकार को बहा रही थीं। असम की सेना तूफान बन चुकी थी। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। मुगल सेना पीछे हटने लगी, उनके युद्धपोत मुड़ने लगे, और पहली बार दिल्ली की सबसे शक्तिशाली सेना असम के सामने झुक रही थी। पूरा ब्रह्मपुत्र जयकारों से गूंज उठा। जय असम, लाचित बरफुकन की जय। सैनिक रो रहे थे, कुछ घायल होकर भी हंस रहे थे, क्योंकि वो जानते थे आज उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, आज उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बचा ली। लेकिन उस शोर के बीच लाचित शांत था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे नदी की ओर देखने लगा, मानो उसके भीतर का युद्ध अब खत्म हो चुका हो। एक सैनिक उसके पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, सेनापति, हम जीत गए। लाचित ने हल्की मुस्कान के साथ ब्रह्मपुत्र की ओर देखा और धीरे से कहा, असम अब भी स्वतंत्र है। उस क्षण उसकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो पूरे मुगल साम्राज्य को असंभव लगता था। लेकिन शायद हर महान विजय अपने साथ एक कीमत लेकर आती है, और लाचित अब उस कीमत को चुकाने वाला था। अध्याय 4, वो योद्धा जो मरकर भी अमर हो गया। सरायघाट का युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रह्मपुत्र अब फिर शांत बह रही थी, लेकिन उस नदी की लहरों में अब भी तलवारों की आवाजें गूंज रही थीं। असम जीत चुका था। मुगल सेना पीछे हट चुकी थी, और पहली बार औरंगजेब को एहसास हुआ कि भारत की हर भूमि झुकने के लिए नहीं बनी। पूरा असम उत्सव मना रहा था। गांवों में दीप जल रहे थे, मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थीं, और हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, लाचित बरफुकन। लेकिन जिस योद्धा ने असम को बचाया था, उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। लगातार युद्ध, घाव, बुखार और अनगिनत रातों का तनाव अब असर दिखा रहा था। विजय के कुछ समय बाद ही लाचित गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। एक रात वो अकेला ब्रह्मपुत्र के किनारे बैठा था। हवा शांत थी, नदी धीरे धीरे बह रही थी। कुछ क्षणों तक वो बस पानी को देखता रहा, मानो अपनी पूरी जिंदगी याद कर रहा हो। जलते गांव, मरते सैनिक, युद्धपोत, और वो दिन जब पूरी दुनिया को लगा था कि असम हार जाएगा। तभी उसका एक विश्वसनीय सैनिक उसके पास आया। उसने धीमी आवाज में पूछा, सेनापति, क्या अब आपको शांति मिल गई है? लाचित कुछ देर शांत रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिस भूमि के लिए इंसान लड़ता है, उसे स्वतंत्र देखकर हर दर्द छोटा लगने लगता है। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन संतोष भी। धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। दरबार में चिंता फैल गई। वैद्य लगातार उपचार कर रहे थे, लेकिन शायद वो शरीर अब बहुत युद्ध लड़ चुका था। एक दिन अहोम दरबार के प्रमुख सरदार उससे मिलने पहुंचे। कमरे में सन्नाटा था। कुछ सैनिकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानते थे जिस व्यक्ति ने असम को बचाया, वो अब धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा है। लाचित ने मुश्किल से आंखें खोली। उसने अपने सैनिकों की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, कभी असम को झुकने मत देना। कमरे में खामोशी छा गई। उसने आगे कहा, दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आते, कभी कभी डर भी साम्राज्य तोड़ देता है। उसके शब्द टूट रहे थे, लेकिन उनमें वही शक्ति थी जिसने सरायघाट में मुगलों का अहंकार तोड़ दिया था। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होने लगीं। महल के बाहर हवा अचानक तेज चलने लगी, मानो पूरा असम उस क्षण को महसूस कर रहा हो। और फिर एक लंबी शांति के बाद लाचित बरफुकन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कमरे में खड़े सैनिकों ने सिर झुका दिए। कुछ रो रहे थे, कुछ बिल्कुल शांत थे, क्योंकि कभी कभी महान लोगों की विदाई इतनी भारी होती है कि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। उस रात पूरा असम शांत था, लेकिन ब्रह्मपुत्र अब भी बह रही थी, मानो वो अपने सबसे महान योद्धा की कहानी समय तक पहुंचा रही हो। साल बीत गए,
साम्राज्य बदले, राजा बदले, लेकिन लाचित बरफुकन का नाम आज भी असम की मिट्टी में जिंदा है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वो एक विचार बन जाते हैं, एक प्रेरणा, एक आग जो पीढ़ियों तक जलती रहती है। और शायद यही कारण है कि जब भी भारत के महान योद्धाओं का नाम लिया जाएगा, एक नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा, लाचित बरफुकन, वो योद्धा जिसने ब्रह्मपुत्र को मुगलों की सबसे बड़ी हार बना दिया। इतिहास में कई युद्ध हुए, कई साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं। लाचित बरफुकन ऐसा ही एक नाम था। उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य नहीं जीता, लेकिन उसने उससे भी बड़ा काम किया। उसने अपनी भूमि को झुकने नहीं दिया। जब पूरा हिंदुस्तान औरंगजेब के विस्तार को देख रहा था, तब असम की धरती पर एक बीमार योद्धा पूरे साम्राज्य के सामने दीवार बनकर खड़ा था। उसकी शक्ति उसकी तलवार में नहीं थी, उसकी शक्ति उसके विश्वास में थी, उस जिद में थी जो कहती थी स्वतंत्रता मृत्यु से भी अधिक मूल्यवान है। सराय घाट का युद्ध सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं था, वो एक संदेश था कि अगर नेतृत्व में साहस हो तो छोटी सेनाएं भी इतिहास बदल सकती हैं। आज भी जब ब्रह्मपुत्र की लहरें असम की धरती को छूती हैं, तो ऐसा लगता है मानो कोई आवाज अब भी गूंज रही हो, देश पहले, जीवन बाद में। और शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी लाचित बरफुकन का नाम सम्मान से लिया जाता है। क्योंकि कुछ लोग मरकर भी खत्म नहीं होते, कुछ लोग किंवदंती बन जाते हैं। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक बाय आरवी। अगर इस कहानी ने आपके भीतर स्वाभिमान और संघर्ष की आग जगाई हो, तो इस सफर को आगे बढ़ाइए। क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और अगली कहानी में हम मिलेंगे एक और ऐसे योद्धा से जिसने इतिहास को चुनौती दी थी,